the today's version of Value Talks. I have with me today Chartered Accountant Mr. Ashish Shoran. He is a practicing Chartered Accountant, and he's also empaneled with the prestigious Army Group Insurance Fund as their he does their compliances. Besides that, he has been practicing as a Chartered Accountant for a very long time now. Today we'll be discussing with him capital gain taxes. I mean, that's a topic which confuses a lot of us in terms of when we sell a property or if we sell a particular share after holding it for a year or so. There's an impression of long-term capital and we discuss in tradition. Welcome to the talk. Hello, Vipul ji, कैसे हो? I'm fine. For our esteemed audience, I request आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर नहीं है. They may please use the link and just posting in the chat. ये link use करके आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर आ सकते हैं. You can have a conversation with our experts soon after this talk. बिना समय लगाए आज की बातचीत शुरू करते हैं. थोड़ा ब्रीफ दे दीजिए कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो है ये कब लागू होता है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जब से इनकम टैक्स बना है तभी से इनके कुछ हेड बन गए थे और उन्हीं हेड्स में जैसे बेसिक हेड है अपने सैलरी इनकम जो हर कोई लोग जो रोजगार कर रहे हैं सैलरी तो जिनकी सैलरी इनकम के उसको भी टैक्स लेकर आए तो डिपार्टमेंट ने क्या किया हुआ है कि अपने सेगमेंट्स बना रखे कि किस इनकम को किस हेड में टैक्सेबल करना है. सैलरी इनकम को सैलरी में टैक्सेबल कर रहे हैं, रेंटल इनकम को हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल कर रहे हैं, अदर सोर्स की इनकम है इंटरेस्ट इनकम वगैरह उनको अदर सोर्स में ले गई, बिजनेस इनकम है जो आप अपने कोई भी बिजनेस व्यापार कर रहे हो उसको. अब कहते हैं कि कुछ घर वगैरह बच गए, प्रॉपर्टी घर रेजिडेंशियल हो चाहे कमर्शियल हो, ये अगर जो बच गए आइटम अब कहते हैं कि ये जब बेचे जाएंगे तो इनको टैक्स कहाँ पर लगाया जाए. ना तो ये बिजनेस में ले रहे, मतलब बिजनेस भी आता है वैसे तो बाद में बताएंगे, बट ये सैलरी का पार्ट नहीं है, अदर सोर्स का पार्ट नहीं है और ना ही हाउस प्रॉपर्टी का पार्ट है. तो इनको सबको लेकर गए कैपिटल गेन में. अब जो कैपिटल गेन का हेड बनाया गया अब उसको बाइफरकेट किया गया अलग अलग टैक्सेशन में कि भाई शॉर्ट टर्म टैक्स होगा तो कैसे टैक्स लगेगा, लॉन्ग टर्म होगा तो कैसे लगेगा, एग्जेम्प्ट भी होते हैं कई चीजें. ठीक है, तो लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म जो टैक्स है कैपिटल गेन के अंदर जो आता है डेफिनेशन, उसमें डेफिनेशन में कहते हैं कि भाई अगर आपके डेफिनेशन में आप कवर होते हो तो आप पे कैपिटल गेन लगेगा. अगर वो कैपिटल एसेट ही क्वालिफाई नहीं करता, यानी कि मैं कहता हूँ कोई ऐसी आपके इनकम जनरेट हुई जो किसी भी हेड में नहीं आ रही, इवन कैपिटल गेन में भी नहीं आ रही, तो वो एग्जेम्प्ट है, तो वो एग्जेम्प्ट हेड में चली जाती है. ठीक है जी. तो अभी हम अगर कौन से एसेट्स पर कैपिटल गेन टैक्स लगता है लॉन्ग टर्म? सर देखो लॉन्ग टर्म जो आप हम वर्ड यूज करते हैं लॉन्ग टर्म, तो हर कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म में होता है. एक्चुअली लॉन्ग आप ये समझिए कैपिटल गेन होता है सिर्फ एक होता है कैपिटल गेन. अब वो कैपिटल आपके पास कब से है, एसेट जो कैपिटल एसेट है आपने कितने दिन के लिए होल्ड किया, वो चीज क्वालिफाई कराती है कि इसको लॉन्ग टर्म बोले या शॉर्ट टर्म बोले. जी. लॉन्ग टर्म की टैक्सेबिलिटी अलग है, शॉर्ट टर्म की टैक्सेबिलिटी अलग है. ठीक है जी. तो अगर मैं टैक्सेबिलिटी की बात करूं तो लॉन्ग टर्म में जो नॉर्मली होते हैं शेयर, ये लगा लीजिए कुछ जो शेयर्स वगैरह की अगर बात करें, अगर इक्विटी शेयर आप होल्ड करते हो, अगर वो आपने 12 महीने से ज्यादा रखे 12 मंथ और मोर, तो वो लॉन्ग टर्म के डेफिनेशन में जाते हैं. लेकिन अगर आपने प्रॉपर्टी 1 साल के लिए रखी है सिर्फ, तो वो शॉर्ट टर्म में जाती है, क्योंकि इनकी जो टर्म डिफाइन है, टर्म डिफाइन डेफिनेशन में कहते हैं प्रॉपर्टी जो रेजिडेंशियल आपकी प्रॉपर्टी है, अगर आप उसको 24 महीने या उससे ज्यादा रखते हो तो वो लॉन्ग टर्म आपका एसेट बन जाती है. 36 महीने पहले 36 महीने होता था, काफी पहले की बात है ये, अब ये चेंज हो चुके हैं. पहले 36 मंथ था, अब ये 24 मंथ कर दिया. ओके. अब तो अगर मैं किसी शेयर को, मैं समझ रहा हूँ, मुझे करेक्ट कीजिएगा, मान लीजिए मैंने इक्विटी शेयर
म्यूचुअल फंड के थ्रू, उनको अगर मैंने 12 महीने से ज्यादा रख के बेचा, उस पे जो गेन हुआ वो मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ। और प्रॉपर्टी अगर मैंने 24 महीने या उससे ज्यादा रख के सेल करी, उस पे जो मेरा गेन है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल। बिल्कुल। ये सिर्फ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए जनाब? नहीं, देखो सर, प्रॉपर्टी 24 महीने के लिए है। तो प्रॉपर्टी बोलता है कि भाई प्रॉपर्टी आपने 24 महीने या उससे ज्यादा रखी तो लॉन्ग टर्म बनती है। शेयर्स की भी डेफिनेशन अलग अलग है। शेयर्स अगर मैं कहूँ कि सिर्फ 12 महीने रख के लॉन्ग टर्म हो गए, ऐसा नहीं है। शेयर्स में भी इन्होंने कैटेगराइज कर रखा है कि अगर इक्विटी शेयर, पहले बात करते हैं इक्विटी की। अगर इक्विटी शेयर, अगर कोई भी एसएससी किसी पर्सन के पास इक्विटी शेयर है और वो अगर लिस्टेड है, तो वो 12 महीने में लॉन्ग टर्म हो जाएंगे, अदरवाइज वो 24 महीने में लॉन्ग टर्म होंगे। अनलिस्टेड कंपनीज के जो शेयर्स हैं या प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के जो शेयर्स हैं, उनके लिए 24 हाँ, महीना, और लिस्टेड कंपनीज के लिए 12 महीना। बिल्कुल। प्रॉपर्टी और में कमर्शियल और रेजिडेंशियल का क्या फर्क है सर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो दो दो इसमें 24 महीने की ही डेफिनेशन में कवर है सब। दोनों तरह प्रॉपर्टी की बोलते हैं। प्रॉपर्टी। हाँ जी, प्रॉपर्टी। लेकिन अगर बात करें, अभी तो हमने इक्विटी का बताया, लेकिन जी। मोस्टली लोग क्या होते हैं कि थोड़ी सेफर साइड इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इक्विटी में ना करके कई लोग डेट में करते हैं। हम्म। आपने सुना होगा म्यूचुअल फंड। हाँ जी। तो म्यूचुअल फंड में कहते हैं अगर म्यूचुअल फंड इक्विटी ओरिएंटेड है हम्म। तो वो 12 महीने में आपके लॉन्ग टर्म हो जाते हैं। हम्म। अगर वो डेट ओरिएंटेड है तो वो 3 साल में लॉन्ग टर्म होते हैं। अच्छा, डेट फंड्स के लिए 3 साल का टाइम है लॉन्ग टर्म के लिए? बिल्कुल। 36 महीने में डेट फंड लॉन्ग टर्म बनते हैं, इक्विटी ओरिएंटेड 12 महीने में। वंडरफुली, बहुत अच्छी जानकारी है। अब इनके अंदर रेट ऑफ टैक्सेशन क्या है? किस रेट से गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है? हाँ जी, टैक्सेशन पर्पज से अगर बताएं तो टैक्सेशन के जिस तरीके से मैंने अभी आपको बताई, ईयर वाइज बांटा मैंने आपको कि भाई लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म में भी दो चीजें बताई मैंने, एक बताया इक्विटी, एक बताया डेट, म्यूचुअल फंड। जी। तो सेम चीज और शॉर्ट टर्म में भी इक्विटी भी है और डेट भी है। तो देखा जाए तो हम्म। इनको 4 स्लैब बन गए। हम्म। तो मैं पहले बात करता हूँ इक्विटी शेयर्स वगैरह से रिलेटेड। अगर आपके पास इक्विटी शेयर है और लॉन्ग टर्म है, हम्म। जिसपे आपने एसटीटी पेड किया होगा, एक होता है हम्म। एसटीटी पेड जिनको होता है, एक बिना एसटीटी पेड वाले भी होते हैं। मान लीजिए उनको एसटीटी पेड है और लॉन्ग टर्म है, हम्म। तो 1 लाख रुपए तक का कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट होता है, जो कि कुछ साल पहले फुली एग्जेम्प्ट होता था। यानी कि अगर आप 10 लाख का भी कैपिटल गेन कर रहे हो तो एग्जेम्प्ट होता था, लेकिन अब उसको खत्म करके 1 लाख रुपए तक की एग्जेम्पशन कर दिए कि 1 लाख रुपए तक का कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट है। उससे ऊपर जो इक्विटी शेयर पे जो लॉन्ग टर्म हुआ गेन हुआ आपको, उस पर 10% टैक्स लगता है। तो एक स्लैब हो गया 10% का। यानी कि एक स्लैब बन गया कि लॉन्ग टर्म अगर कैपिटल गेन हो रहा है इक्विटी शेयर से तो 10% गेन लगेगा। और अगर एसटीटी पेड नहीं है या अदर हम्म। लॉन्ग टर्म, यानी कि अदर लॉन्ग टर्म एसेट हो गए, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, तो उसके ऊपर है 20%। ओके। इसमें आपकी हाउस प्रॉपर्टी भी आ गई। ओके। ठीक है, सिर्फ शेयर्स के केस में 10% है, बाकी चीजों में 20% कर दिया उन्होंने। डेट फंड्स जो है उसमें भी 20% है? कौन से पे? डेट फंड्स जो है, म्यूचुअल नहीं, फंड डेट फंड्स नहीं, जो नहीं, नहीं, आपने। वो नहीं, वो अभी बताएंगे। ठीक है, ये भी इक्विटी का था सिर्फ। ठीक है, ओके। अब इक्विटी में शॉर्ट टर्म की बात करते हैं। हम्म। शॉर्ट टर्म पे कहते हैं कि शॉर्ट टर्म पे जो टैक्स लगेगा वो लगता है 15%। ओके। अगर आपका एसटीटी पीरियड है तो। हम्म। और अगर एसटीटी पेड नहीं किया, मान ली किसी ने शेयर बेचे उस पर एसटीटी पेड नहीं थे, तो उसके ऊपर लगेगा स्लैब रेट। यानी कि अगर आप 30% में फोल्ड करते हो तो आपका 30% टैक्स लग जाएगा। अगर आप 20% में फोल्ड करते हो तो आपका 20% टैक्स लग जाएगा। उस पर लगता है कि स्लैब रेट के हिसाब से। ओके। ठीक है जी, यही अब म्यूचुअल फंड का कंसेप्ट मतलब है। प्रॉपर्ट टैक्सेबल इनकम में आ गया अगर आपने एसटीटी नहीं पे करते हैं? हाँ जी। अगर एसटीटी नहीं पे करते हैं तो टैक्सेबल इनकम में काउंट हो गया?
हाँ, तो टैक्सेबल तो दोनों ही है, बस ये कि टैक्सेबिलिटी का जो पर्पज है उसमें स्लैब रेट लगा दिया। ठीक। मान लीजिए मैं कहता हूँ आप 30% स्लैब में हो और आपके दो तरीके के कैपिटल गेन है, एक पे एसटीटी पेड और एक बिना एसटीटी पेड। तो बिना वाले पे 30% टैक्स लग रहा है और जिसपे पेड है उस पे 15% टैक्स लग रहा है। Understood. ठीक है। और मोस्टली आजकल जो हम डीमैट पे वैसे शेयर ही कर रहे हैं, शेयर कर जो भी ट्रेडिंग वगैरह करते हैं उसमें नॉर्मली एसटीटी पेड सभी पर है। तो मोस्टली शेयर अपने एसटीटी पेड होते हैं तो 15% स्लैब में ही आते हैं। ओके। फिर बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स की। म्यूचुअल फंड्स का भी सेम यही है कि अगर एसटीटी उसमें आ रहा है कि भाई आपका एसटीटी वाला आ गया तो आपका फ्लैट 15%, अदरवाइज वो स्लैब रेट। और म्यूचुअल फंड की लॉन्ग जो उसका जो आपका टर्म प्लान टर्म जो होता है कि ये कब आपका लॉन्ग टर्म बनेगा, कब आपका शॉर्ट टर्म बनेगा, वो डेफिनेशन मैं आपको बता ही चुका हूँ कि भाई डेट ओरिएंटेड बनते हैं 3 साल में, इक्विटी ओरिएंटेड बनते हैं अपने 1 साल में। शॉर्ट टर्म जो गेन होते हैं किसी भी तरीके से एग्जेम्प्ट नहीं है, मतलब उस पर प्रॉपर टैक्स लग रहा है। लॉन्ग टर्म गेन पे जिन्होंने भी लॉन्ग टर्म होंगे, जिन लास्ट ईयर जिन्होंने भी आईटीआर बनी है, सबका 1 लाख तक का कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट था। 1 लाख से ऊपर वाले पोर्शन पे टैक्स लगेगा। मान लीजिए अगर 2 लाख का गेन है तो 1 लाख रुपए पे लगेगा। ओके। तो 10 लाख का गेन है तो 9 लाख पे टैक्स है, 1 लाख एग्जेम्प्ट। बिल्कुल। और प्रॉपर्टी में जो 24 महीने से ऊपर है उसमें फ्लैट 20% का रेट। उस पर 20% लग जाएगा। चलिए सर, आगे इसको बढ़ते हुए क्या ये किसी तरह बचाया भी जा सकता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे, टैक्स देना ना पड़े? क्या ऐसे कोई एवेन्यू सरकार ने उपलब्ध कराए हैं? हाँ जी बिल्कुल, देखिए बेनिफिट है। गवर्नमेंट कहती है कि आपने काफी दिनों तक आपने अपने पास एक एसेट होल्ड करके रखा, चाहे मार्केट में रखा हो चाहे रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में रखा हो, आपने अब उसको बेच के गेन कमाया है तो आपको बेनिफिट देती है गवर्नमेंट। इसमें सेक्शन 54 है। सेक्शन 54 एक कैपिटल गेन एग्जेम्पशन से रिलेटेड है। उसमें कई सारे सेक्शन है, लेकिन हम अगर मेन 3 सेक्शन की अगर बात करें, जो मोस्टली जितने भी अपनी मीटिंग में जो भी लोग हैं वो मोस्टली इन 3 में फॉल करते हैं। तो अगर मैं बात करूं कि किसी पर्सन ने लॉन्ग टर्म हाउस रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बेची है, अगर रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, मैं बात कर रहा हूँ सेक्शन 54 की, इसके अंदर पहली कंडीशन ये कि जो बेचोगे वो रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए आपके पास। उसके अगेंस्ट आपको रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ही परचेज करनी पड़ेगी। ठीक है जी, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेचो, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीदो। अब कहते हैं कि अब मान लीजिए आपने आपने 2 करोड़ की कोई प्रॉपर्टी बेची थी, 1 करोड़ मान लेते हैं, थोड़ी देर उसकी कॉस्ट है। कॉस्ट भी निकालने का एक तरीका होता है, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे कॉस्ट किस तरीके से निकलता है। थोड़ी देर के फ्लैट मान लेते हैं 1 करोड़ की ही कॉस्ट थी। अब यहाँ पे हो गया 1 करोड़ का प्रॉफिट, हो गया सीधा सीधा कैपिटल गेन। गवर्नमेंट कहती है या तो इस 1 करोड़ पे टैक्स दे दो या फिर 99 लाख, 1 लाख नहीं नहीं, एग्जाम मैं है दो ना? करोड़ मैंने 2 करोड़ लिया। नहीं 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 नहीं, मैंने क्या कहा था कि शेयर्स वाला सिर्फ 1 लाख तक एग्जाम है। अच्छा, प्रॉपर्टी में ऐसा नहीं? ना 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 ना, वो डिडक्शन प्रॉपर्टी पे नहीं है। अच्छा, ठीक है सर। वो हाँ जी, वो सिर्फ इक्विटी के लिए लेकर आया, क्योंकि पहले भी ना इक्विटी शेयर एग्जाम होते थे पूरे। एक ठीक है सेक्शन सर, होता ठीक। था, सेक्शन 1038 करके एक सेक्शन होता था, उसके अंदर इक्विटी शेयर फुली एग्जाम होते थे लॉन्ग टर्म। ठीक तब है उस सर, पर आप टैक्स, बताइए। हाँ हाँ, उस पर टैक्स लाए तो लाख रुपए की रिबेट दी थी। अब मान लीजिए 1 करोड़ का कैपिटल गेन हुआ है तो सेक्शन 54 कहता है आप एक नया घर खरीद लो। अब नया घर खरीदोगे हम आपको कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट कर देंगे। अब कुछ लोगों को बड़ी कंफ्यूजन रहती है इस सेक्शन में, वो क्या सोचते हैं कि भाई मैंने हाउस प्रॉपर्टी 2 करोड़ की बेची है तो मुझे 2 करोड़ रुपए का घर खरीदना पड़ेगा 1 करोड़ का टैक्स बचाने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है। ये सेक्शन कहता है कि जो आपको कैपिटल गेन हुआ ना 1 करोड़ का, आपको सिर्फ वो इन्वेस्ट करना है। मतलब जो आपको नफा हुआ है वो इन्वेस्ट करना है आपको? हाँ जी, अगर आप हम सिर्फ सेक्शन 54 की बात करेंगे तो नफा जो हुआ आपको मुनाफा, वो आपको इन्वेस्ट करना है और आप पूरा टैक्स बचा लोगे। तो 20% टैक्स आपको उस कैपिटल गेन पर देना था, मतलब
आपकी बात जो एग्जांपल है कि मुझे अगर 1 करोड़ का कैपिटल गेन हुआ था, मेरा 20 लाख का टैक्स उसमें बनता था, हाँ तो जी, वो 20 लाख का टैक्स मैं बचा सकता हूँ अगर मैं 1 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी, सिर्फ 1 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदोगे 20 लाख का टैक्स बच जाएगा। जो टोटल 2 करोड़ है उसमें से। हाँ जी, ठीक है ठीक है। सर, ये बात समझ आती है। अब अब इसमें एक सवाल ये है, अगर ये कमर्शियल प्रॉपर्टी होगी तो? देखिए, अगर इसी सेक्शन की बात करें तो इसमें कमर्शियल प्रॉपर्टी का कोई बेनिफिट नहीं है। कमर्शियल हम्म, प्रॉपर्टी के लिए एक अदर सेक्शन है, सेक्शन 54F आ जाता है। ओके। वो कहता है कि अगर आपने कोई भी असेट बेचे है, वो प्रॉपर्टी नहीं हम्म, बोलता। जैसे हम यहाँ पे, हम्म, तो मैं बार बार एक वर्ड पे जोर दे रहा था, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, और हम्म, परचेज भी करोगे रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। लेकिन सेक्शन हम्म, 54F कहता है कि कोई भी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी भी नहीं बल्कि असेट वर्ड यूज करता है वो। हम्म, अब असेट वर्ड यूज करने का जो सबसे बड़ा फायदा हुआ, वो आपको हो गया कि चाहिए आपने इक्विटी शेयर से कमाया हो, चाहिए आपने प्रॉपर्टी अपने कमर्शियल प्रॉपर्टी बेच के कमाया हो, हम्म, तो आप उस सेक्शन के अंदर इसका बेनिफिट ले सकते हो। लेकिन उसमें एक लिमिटेशन ये है कि आपको हाउस प्रॉपर्टी ही रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी परचेज करनी और उसमें भी सिर्फ गेन इन्वेस्ट करना है या पूरा अमाउंट उसमें पड़ेगी। करना पड़ता वहां पे थोड़ा सा ये डिपार्टमेंट एक्ट कहते हैं खेल गया। वो सेक्शन कहता है कि आपको पूरा अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ेगा, है? पूरा कैपिटल गेन अगर बचाना चाहते हो। हम्म, लेकिन आप कहते नहीं यार, मैं तो पूरा इन्वेस्ट नहीं करूंगा, मैं तो मान लो सिर्फ 1 करोड़ करूंगा। हम्म, यानी कि आपने 2 करोड़ की प्रॉपर्टी जो बेची थी उसमें से 1 करोड़ इन्वेस्ट किया, यानी कि 50%। हम्म। तो जो आपका कैपिटल गेन 1 करोड़ का हुआ था, उसका बेनिफिट जो आपको एग्जिम्ट होगा वो भी 50% होगा। जितना तो आप इन्वेस्ट करेंगे उतना हाँ, आप एग्जाम्पल ले लेंगे। हाँ, मतलब प्रोपोर्शनेट बेसिस पे खेल रहा है वो वाला सेक्शन जो है, वो करता है ओके। प्रोपोर्शनेटली। मतलब कि सेक्शन 54 कहता है कि पूरा एग्जेम्प्ट, सिर्फ कैपिटल गेन इन्वेस्ट करने पे। 54F कहता है जितना भी इन्वेस्ट करोगे प्रोपोर्शन निकालेंगे हम, तो कि भाई कितना एग्जेम्प्ट होता है। अगर आप पूरा 2 करोड़ इन्वेस्ट करते हो तो पूरा 1 करोड़ का कैपिटल गेन बच जाएगा। वंडरफुल। सो इसका वो मतलब सेक्शन, मैं हाँ जी, चाहे रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बेचूं या कमर्शियल प्रॉपर्टी बेचूं, मैं उसको वापस से अगर किसी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में पैसा लगाता हूं, तो मेरे हाँ, पास ऑप्शन है कि मैं अपना कैपिटल गेन टैक्स बचा सकता बिल्कुल बचा सकते हो। हूं। एक इसमें बात मैं जानना चाहूंगा, ये सिर्फ अपार्टमेंट है या रेजिडेंशियल प्लॉट खरीदने पर भी मेरे को इसके अंदर छूट उपलब्ध है? प्लॉट नहीं, ये बेसिकली है फ्लैट लेने पर या घर लेने पर। मतलब बना लेकिन हुआ प्रॉपर्टी हाँ, रेजिडेंशियल होना नहीं नहीं चाहिए। बना, हाँ, तो इसमें देखो मैं बताता हूँ, इसमें एक टाइम पीरियड होता है। ओके। कहते हैं कि मान लीजिए आपने आज प्रॉपर्टी बेची, हम्म। अगर आपने 1 साल पहले भी कोई प्रॉपर्टी परचेज की होगी, हाँ, हाँ। तो भी आपको बेनिफिट मिल गया। अब आपको नई प्रॉपर्टी परचेज करने का लॉजिक नहीं है, आप वहां से एडजस्टमेंट कर लोगे तो भाई मैंने तो 1 साल पहले प्रॉपर्टी खरीदी थी। विद इन 1 ईयर रहते हैं। हाँ जी, 1 साल पीछे या हम्म, फिर आगे आने वाले 2 साल में आप प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हम्म, हो। अब क्वेश्चन आता है कि यार मैं प्रॉपर्टी परचेज नहीं करना चाहता, मैं तो कंस्ट्रक्शन करना चाह रहा हूँ, हम्म, तो उसका भी ऑप्शन है। तो गवर्नमेंट कहती है कि आप आने वाले 3 साल में कोई प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट कर लो, हम्म। तो आपको एग्जिम्पशन मिल जाए। आशीष जी, यहाँ पर एक आपसे थोड़ा सा तकलीफ वाला सवाल पूछते हैं। हम्म, मान लीजिए मैंने आज कैपिटल गेन टैक्स लिया, पैसा मुझे मिल गया, मैंने आज जाकर के किसी प्राइवेट बिल्डर के साथ में एक एग्रीमेंट कर लिया, जिसमें बिल्डर ने मुझे बोला था कि वो मुझे 30 महीने में बना करके दे देंगे। ठीक है। वैलिड एग्रीमेंट है, मैंने उनको कैपिटल गेन का जैसे जैसे पैसे मांगते गए देते गए। बिल्डर ने बनाने में डिले कर दिया, तो अब क्या मुझ पे कैपिटल गेन टैक्स की लायबिलिटी आएगी? मेरी तो तरफ से कोई गलती नहीं है उसमें। देखिए, अगर हम एक्ट की बात करें, हाँ जी। एक्ट के हिसाब से तो आगे लाइबिलिटी। एक्ट तो कहता है भाई आपने 3 साल में कंस्ट्रक्शन नहीं की। हम्म, लेकिन आज की डेट में इतने जो डिफॉल्ट हो रहे हैं उनको देखे ना, जैसे लोग कोर्ट की तरफ उन्होंने रुख किया हुआ अपना, तो कोर्ट्स के हाँ जी। डिसीजन है इसके फेवर में। वो ये कहता है हाँ, कोर्ट हाँ। कि भाई देखो, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हुई, बट कंस्ट्रक्शन चल रही थी और हम्म, सामने वाले बंदे से पैसा भी ले लिया गया है, हाँ। तो उसने तो इन्वेस्टमेंट करी थी ना अपने हिसाब से। हम्म,
और हम भी तो बार बार सेक्शन में कह रहे हैं कंस्ट्रक्ट करो प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्ट करो, कंस्ट्रक्ट कर ली, कंप्लीशन की तो कोई बात ही नहीं हुई PPP की। हालांकि इनकम टैक्स एक्ट कहता है कंप्लीशन के लिए, लेकिन वो वर्ड कंस्ट्रक्शन यूज करता है, तो कोर्ट ने SSC के फेवर में डिसीजन दे रखे हैं। ओके। सो मतलब अगर ऐसा दुर्भाग्यवश कोई फंस जाए तो हमारे पास ऐसे प्रेसिडेंट हैं जहां जुडिशरी की मदद से एक इन्वेस्टर अपने लिए रिलीफ ले सकता है। बिल्कुल ले सकता है, लेकिन इन पे भी होता है कि जो भी जिस कोर्ट का डिसीजन होता है, जैसे मान लीजिए मैं कहता हूँ ये मान लीजिए हाँ। कर्नाटका हाई कोर्ट का डिसीजन है, हाँ जी। तो कर्नाटका को इनकम टैक्स ऑफिसर तो मान जाएगा इस बात को, दिल्ली वाला नहीं मानेगा। हाँ बट प्रेसिडेंट है ना, तो वो दिल्ली हाँ मतलब हाँ, तो हम एटलीस्ट। दिल्ली, बिल्कुल दिल्ली वाले कोर्ट में चले जाएंगे और वहां से रिबेट लेकर आ जाएंगे। हाँ, मतलब एक ऐसी संभावना है, बिकॉज ऐसा बहुत लोगों के साथ में ऐसी परेशानियां हुई। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा होना चाहिए, सिर्फ जानकारी के तौर पर आपसे बात करने का मौका मिल रहा है तो उस चीज का फायदा उठाते हैं। बिल्कुल सही। अब ये तो हुआ कि अगर हमने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दिया, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में, चाहे वो बना हुआ घर है चाहे घर बनाया गया, उसके लिए समय सीमा आपने बताई, या तो 1 साल पहले खरीदा गया हो, या बना बनाया तो विद इन 2 ईयर्स, या बनाना है तो विद इन 3 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ कैपिटल गेन। बिल्कुल इसके अलावा क्या ऑप्शन है? मान लीजिए मैं कहता हूँ नहीं, मैं तो प्रॉपर्टी में नहीं लगाना चाहता, मुझे प्रॉपर्टी पसंद नहीं है, या मैंने अपनी तरफ से प्रॉपर्टी में जितना इन्वेस्टमेंट करना था कर लिया, मेरा नहीं है मन प्रॉपर्टी में पैसा लगाने ठीक है। का। तो क्या अगर आप, कोई ऑप्शन हाँ नहीं है जी, मेरे पास? अगर आप कहते हो कि बस अब मुझे इन्वेस्टमेंट ही नहीं करनी, तो फिर टैक्स ही पे करोगे। लेकिन इसके अलावा ना 2-3 बेनिफिट और भी है। अगर आप कहते हो बताइए यार, प्लीज। अगर आप कहते हो कि यार मुझे ना बॉन्ड खरीदने का बड़ा मन है, जैसे प्रॉपर्टी नहीं लेना चाहता मैं बॉन्ड परचेज हम्म। करना चाहता हूँ, हम्म। स्पेसिफाइड बॉन्ड है, एग्जांपल NHAI का बॉन्ड है। हम्म। अगर 50 लाख रुपए NHAI बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हो, उसमें मैक्सिमम डिडक्शन 50 लाख। अच्छा, उसमें अगर आप, हाँ, limit है। 50 लाख, अगर आपने 1 करोड़ का गेन कमाया तो 50 लाख वहां डाल के 50 लाख को टैक्स बचाओगे, हम्म। बाकी बच गया 50 लाख। या तो उसको टैक्स दे हम्म। दो, हम्म। या आप चलो दोबारा ये चलो एक सेक्शन मैंने अलग बता दिया बॉन्ड का, इसी को थोड़ा कंटिन्यू करते हैं। आप कहते हो कि यार आशीष, आज मन नहीं है मेरा प्रॉपर्टी लेने का, हम्म। हो सकता है मैं 3 साल में ले लूं, लेकिन मेरा आज मन नहीं है, तो मैं क्या करूं? हम्म। तो इसके लिए गवर्नमेंट कहती है भाई ऐसा करो, तुम सोच विचार नहीं कर पा रहे आज की डेट में, या तुम अच्छी प्रॉपर्टी का वेट कर रहे हो, या कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट होने वाला है, भाई आप तो बता ही देते हो विपुल जी की भाई आशीष जी आने वाले 1 साल में प्रोजेक्ट आएगा, तो वही इन्वेस्ट करना, तो मैं तो आपके लिए वेट करूंगा 1 साल के लिए। हम्म। तो फिर इस केस में एक कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम होती है, कैपिटल गेन स्कीम की, हम बैंक में कैपिटल गेन अकाउंट खुलवा लेंगे और उसके अंदर उस पैसे को डाल देंगे। हम्म। जो अब उसके अंदर पैसा डाल दिया तो अब इस पर टैक्स नहीं लगेगा, हम्म। लेकिन 3 साल के लिए। हम्म। अब गवर्नमेंट कह रही है तेरे पास में 3 साल है, 3 साल तक सोच ले, और 3 साल में प्रॉपर्टी जब भी, या तो प्रॉपर्टी परचेज कर ले या कंस्ट्रक्शन कर लो, जो भी करना कर लो। 3 साल बाद अगर ये पैसा ऐसे पड़ा रहा तो मैं इस पर टैक्स लगा दूंगा। तो यानी कि आज मेरा प्रॉपर्टी लेने का मन नहीं था, तो एक मैंने अकाउंट खुलवा के उसमें पैसा डाल दिया, और अब टैक्स बच चुका है मेरा 20 लाख का, जो 1 करोड़ में 20%, 20 लाख टैक्स जाने तो बच चुका है मेरा आज की। ठीक है जी, तो ये एक स्कीम है, कैपिटल गेन स्कीम, आप उसमें इन्वेस्ट करके मतलब बचाओ। मैं कुछ करूं, सिर्फ उस पैसे को अगर मैं कैपिटल गेन अकाउंट में रखूं बैंक के अंदर, हाँ, और 3 साल का समय लूं इस चीज का निर्णय लेने में, तो भी मैं अपने टैक्स को 3 साल के लिए होल्ड कर सकता हूँ। बिल्कुल। उस 3 साल में या तो फिर मैंने प्रॉपर्टी खरीद ली हो, या फिर मैंने टैक्स देना हो। फिर टैक्स दे दो, या तो टैक्स दे दो या प्रॉपर्टी परचेज कर दो। बट ये जो आप बॉन्ड वाला बता रहे थे, इसमें आप कह रहे हैं कि 50 लाख तक अगर मैं सरकारी बॉन्ड में, इंफ्रा बॉन्ड में, NHAI या और कोई तरह के बॉन्ड में, तो मुझे उसमें 50 लाख तक कैपिटल गेन में एग्जेम्प्ट कर सकता हूँ। हाँ देखिए, जैसे इस वाले सेक्शन में कोई लिमिट नहीं थी, इसमें तो आप कितना पैसा डाल सकते हो। बॉन्ड वाले में लिमिट लगा रखी है, बॉन्ड कहता पचास है कि लाख भाई 50 लाख। लेकिन बॉन्ड वाले में एक फायदा और भी है। अब मैं कहता हूँ कि मान लीजिए प्रॉपर्टी जॉइंट ओनर के नाम पे थी, मान लीजिए हस्बैंड वाइफ दोनों के नाम पे, तो दोनों 50-50 लाख रुपए डाल सकते हैं, ओके। तो 1 तो करोड़ रुपए डल गए। अगर तो टोटल 1 करोड़ की एग्जाम्पशन है। बिल्कुल, फिर टोटल 1 करोड़ की एग्जेम्पशन हो जाएगी। ठीक है जी। वंडरफुल। ये अब हाँ, एक और मैं आपसे तकनीकी बात, क्योंकि जॉइंट ओनर वाली आई,
मान लीजिए जो मैंने प्रॉपर्टी बेची या जो एसेट मैंने बेचा वो तो सिंगल नाम से था, अब ठीक है। क्या मैं उसको अपने स्पाउस के साथ खरीद सकता हूँ? कैपिटल गेन मेरे को है, हम्म, और देखिए क्या मैं कैपिटल गेन उसमें आप, बिल्कुल, देखिए इस हाँ केस जी। में ना इसमें दो केस बनते हैं। हम्म, पहला बनता है कि आप जॉइंट ओनरशिप में खरीदते हो। हम्म, अगर जॉइंट ओनरशिप में खरीदते हो, आप ओनर हो, तो आपने पैसा लगा दिया, माना जाएगा। हम्म, आप कहते हो यार प्रॉपर्टी तो मैंने बेची है, लेकिन मैं तो वाइफ के नाम पे खरीद, हम्म, यहाँ पेच आ जाएगा। जॉइंट ओनर हम्म, में तो क्या था, आप भी ओनर थे, चाहे 1% के रहो एक बार के लिए, बट आप ओनर थे। हम्म, और एक्ट हम्म, कहता है कि भाई आप ओनर हो और आपने पैसा लगा दिया, तो अपनी इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट ले लिया। ठीक है। लेकिन इस केस में तो आपने परचेज की ही नहीं, हम्म, क्योंकि भाई ये तो आपके तो वाइफ ने जॉइंट परचेज किया। ओनरशिप अलाउड है, जॉइंट ओनरशिप अलाउड है, लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं कि आप अपना पैसा स्पाउस के को देख के सिर्फ उनके नाम से वो रीइन्वेस्टमेंट करें। देखो एक्ट बिल्कुल, अगर आप खाली सिर्फ स्पाउस के नाम पे लेते हो तो एक्ट मना करते हैं। लेकिन वही बात होती हम्म, है भाई, इंडिविजुअल कहता है, इंडिविजुअल तो लड़ जाता है, इंडिविजुअल के पास क्या है, इंडिविजुअल कहता है मैं तो कोर्ट की तरफ जाऊंगा। हम्म, भाई असेसिंग ऑफिसर जो बैठा है, उसका काम है कि रिवेन्यू लॉस ना हो। हम्म, तो यहाँ रिवेन्यू लॉस है, वो तो मना करेगा। कोर्ट का काम हम्म, है न्याय हो, कि भाई बंदे का हम्म, न्याय हो। तो कोर्ट के पास जाते हैं, हम्म, तो एक मद्रास हाई कोर्ट की जजमेंट है, उसमें हम्म, असेसिंग प्योर में डिसीजन आ गया, उसने अपनी वाइफ के नाम पे परचेज की थी प्रॉपर्टी, हम्म, और उसको बेनिफिट दे दिया। हम्म। तो वो तो फिर आगे फाइट करने की बात है, अदरवाइज एक्ट मना करते हैं। तो वो एक अलग बात है, बट अगर हम फिलहाल असेसिंग ऑफिसर के हिसाब इंटरप्रिटेशन के दायरे में रहे, तो स्पाउस के साथ अगर जॉइंट नेम में रीपर प्रॉपर्टी खरीदी जाए कैपिटल गेन प्रोसीड्स की, तो वो अलाउड है, उसमें उसमें कोई मुझे इशू नहीं, परेशानी। उसमें कोई इशू नहीं पड़ेगा। वंडरफुल। और ये जो बॉन्ड्स खरीदते हैं, इनमें कोई रिस्ट्रिक्शन होती है? इनको कब बेच सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? हाँ जी, देखिए चाहे ये प्रॉपर्टी हो या बॉन्ड्स हो, चलो पहले हम्म, बॉन्ड्स का बताते हैं। बॉन्ड्स के लिए कहते हैं कि हम्म, आपको जब भी कैपिटल गेन हुआ, उसके बाद विद इन 6 मंथ हम्म, आपको बॉन्ड्स परचेज करने हैं। हम्म, अगर आपने नहीं किया तो टैक्स हम्म, लगेगा, लेकिन टैक्स बच सकता है, आप उसके बाद कैपिटल गेन स्कीम में डाल दो। हम्म, ठीक है, फिर आप कैपिटल गेन स्कीम में डाल के बच जाओगे, हम्म, और उसके बाद आप चले जाओगे फिर वापस दूसरे वाले सेक्शन में, जो फिर आप प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हो सिर्फ। हम्म, अगर बॉन्ड ही लेना चाहते हो, तो जब भी हम्म, आपको कैपिटल गेन जनरेट होता है, उसके विद इन 6 मंथ आपको बॉन्ड्स परचेज। हम्म। तो बॉन्ड खरीदने की जो लिमिट है, जो 50 लाख का इन्वेस्टमेंट करके मैं जो बचा सकता हूँ, वो मुझे विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ द कैपिटल गेन, जिस दिन से मुझे कैपिटल गेन हुआ है उसके 6 महीने के अंदर अंदर मेरे को ये राइट, करना। बहुत ठीक है। बढ़िया सर, अगर मुझे आपको, लगता है मेरी। हाँ जी हाँ बताओ। जी, बताएं, बोलिए। अगर आपको लगता है कि भाई ना तो आपने घर खरीदा, ना ही आपने हाँ, फिर बॉन्ड्स खरीदे, तो कैपिटल गेन हाँ। का मैंने एक बताया था कि आप वहां पे इन्वेस्ट करके 3 साल के लिए पैसा बचा सकते हो। तीन लेकिन साल के सवाल लिए आता है, समय देते हैं। हाँ समय मिल हाँ जाता है। तो अब कहते हैं कि जी। भाई उसमें पैसा कब तक डालना है। हम्म, तो उसमें जो पैसा डालने का टाइम लिमिट है, वो होती है आईटीआर फाइलिंग की ड्यू डेट से पहले। वो मान लीजिए अच्छा। आप पूरे साल में कभी बेच रहे हो, आप ये मान लो अगले साल जो 31 जुलाई आएगी, हम्म, आपको उस 31 जुलाई से पहले पहले इस कैपिटल गेन स्कीम हम्म। में पैसा डालना जो बैंक अकाउंट जो आप बता रहे हैं। है। हाँ जी। वंडरफुल आशीष जी, मैंने आपका काफी समय लिया। अब हमारे साथ में और बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने भी अपना समय आज दिया है। मैं अब आई वुड से कि ऑडियंस अगर अपने सवाल पूछना चाहे तो प्लीज रेज योर हैंड्स। हम ये चाहेंगे कि ऑडियंस आपसे डायरेक्ट इंटरेक्ट करें और अपने क्वेश्चंस पूछें। मुझे काफी क्लैरिटी आपसे आई, लेकिन ऑडियंस सवाल पूछे उससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप एक बार चैट में देखें, हमारे वैल्यू टॉक्स का टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक मैंने डाला है। आप उस ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि अगर आपके कोई सवाल यहाँ पर आंसर ना हो पाए तो आप वो सवाल हमसे हमारे टेलीग्राम ग्रुप में पूछ सकते हैं। आशीष जी भी उस टेलीग्राम ग्रुप के मेंबर हैं,
इसके अलावा हमारी पुरानी कुछ टॉक्स, जिसमें आशीष जी की 2 टॉक्स हैं कि अपना इनकम टैक्स आप कैसे वैध तरीके से इनकम टैक्स के प्रोविजंस को पूरा करते हुए बचा सकते हैं, अपने टैक्स सेविंग को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, और HUF बना करके, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बनाकर कैसे अपना टैक्स बचा सकते हैं। ये 2 टॉक्स आप आशीष जी के हमारे YouTube चैनल पर भी उपलब्ध है, वहां पर देख सकते हैं। वहां भी इन्होंने इसी तरह से बहुत डिटेल में और बहुत तरीके से बताया कि कैसे आप अपने आप को टैक्स बर्डन आप अपना रिड्यूस करके अपने को फायदा कर सकते हैं। वो भी आपको यूट्यूब चैनल भी आपको का लिंक मैंने दे दिया, आप उसे प्लीज इस्तेमाल कर सकते हैं। Gotta focus on this.